दूसरे मनुष्य के साथ, एक मनुष्य है और दूसरे मनुष्य के साथ जीवन के हर क्षेत्र में, एक शब्द है जीवन के हर क्षेत्र में, कोई भी जीवन के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सम्यक व्यवहार की विचारधारा का मतलब है धम्म। धम्म यानी एक विचारधारा, धम्म यानी एक विचारधारा है। तो सम्यक व्यवहार की विचारधारा, सबके साथ सम्यक व्यवहार, यानी सम्यक को एकदम राइट कहते हैं, राइट, प्रॉपर, एक्यूरेट, इंग्लिश शब्द, proper and right behavior of one human being with another human being in every sphere of life is धम्मा। प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, तुमचे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये तुमचं सम्यक व्यवहार पाहिजे। हर क्षेत्र में हमारा सम्यक व्यवहार चाहिए, हर क्षेत्र में। जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसका क्षेत्र जो पढ़ाई करने का, उसमें भी जो भी व्यवहार करना है वो सम्यक। जो मिलिट्री में आदमी है, जो भी मिलिट्री में उस क्षेत्र में उसका जो भी व्यवहार करना है वो सम्यक व्यवहार। चाहे किसी को मार दे, चाहे वो शराब पिए, लेकिन उस क्षेत्र में उसका जो व्यवहार है वो सम्यक है। कोई व्यापारी है, उसको नुकसान होने वाला है, तो एकाधी बार वो झूठ बोले तो उसके क्षेत्र में वो व्यवहार है वो सम्यक व्यवहार है। बराबर है कि नहीं? तो इसलिए सम्यक व्यवहार, तो उसके क्षेत्र में वो सम्यक है। ग्राहक अपने को दुकान में जाएगा, भाव करेगा ही करेगा, खरीद लेगा, तो उसका वो व्यवहार सम्यक है। उसमें बच्चा पढ़ाई कर रहा, किसी के तरफ ख्याल नहीं दे रहा, तो उस क्षेत्र में उसका सम्यक व्यवहार है। कोई टीचर है, वो ईमानदारी से पढ़ा रहा है, वो तो उसके क्षेत्र में वो उसका सम्यक व्यवहार है। तो आदमी तो वो भी उसके क्षेत्र में सम्यक व्यवहार है। हाँ, जो भी मनुष्य के कल्याण के लिए जो भी व्यवहार होता है वो सम्यक व्यवहार होता है। आदमी गुस्से से नहीं करता। सम्यक व्यवहार का मतलब है कि सही, जैसा होना चाहिए वैसा व्यवहार जो करता है वो सम्यक व्यवहार है। जैसा चाहिए, गलत नहीं करेगा, जो चाहिए वहां पे, जिस समय जो चाहिए उस समय वो करना है। 22 प्रतिज्ञा लेना है, तो अपना क्लास है, अपने लोग हैं, तुम 22 प्रतिज्ञा लो। ब्राह्मण के एरिया में जाओगे, ओबीसी के एरिया में जाओगे, 22 प्रतिज्ञा लेंगे, तो वो सम्यक व्यवहार नहीं हो गया। उनको चिढ़ाने की दृष्टि से हमने जो किया वो सम्यक नहीं है, असम्यक व्यवहार है। तो ये सम्यक समझना बहुत जरूरी है कि किससे कब और कौन से व्यवहार करना है, उसको कहते हैं सम्यक व्यवहार। तो हमें सम्यक व्यवहार सीखना है और हर क्षेत्र में सम्यक व्यवहार हो। बैठना है तो सम्यक व्यवहार से बैठो, चलना है तो सम्यक व्यवहार से चलो, बातचीत करना है सम्यक बातचीत करो, सम्यक जो अष्टांगिक मार्ग दिए है। तो हर क्षेत्र में सम्यक व्यवहार होना। दृष्टि भी दे, उसमें 2 दिए कि नहीं, दृष्टि में सम्यक दृष्टि है, उसमें 2 है, एक सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि है। वाचा में भी 2 प्रकार है, सम्यक वाचा, मिथ्या वाचा। तो हर क्षेत्र में आदमी सम्यक हो। ये धम्म के अंदर ये बातें आती है कि तुम हर क्षेत्र में सम्यक रहो। एक ही क्षेत्र में सम्यक रह के फायदा नहीं। कोई पुजारी, जैसे कोई भिक्षु है, एक ही क्षेत्र में सम्यक है कि वो विहार में रहता है, वंदना करता है, ये करता है, लेकिन उसका दूसरे से व्यवहार ठीक नहीं है। एक में सम्यक है वो, लेकिन दूसरे के साथ में उसके व्यवहार ठीक नहीं है। किसी के ये करना, पैसे हड़प करना, किसी को कुछ ये करना, शोषण करना है, किसी का
गलत व्यवहार करना है, तो वो एक व्यवहार में सम्यक, लेकिन दूसरे व्यवहार में सम्यक है क्या वो? तो बुद्ध का कहना क्या है, सम्यक व्यवहार हर क्षेत्र में होना चाहिए, तब वो धम्मवान हो जाएगा, तब वो धम्म टिकेगा। नैतिकता को सुप्रतिष्ठित बनाने का कारण, उसको नैतिकता को सुप्रतिष्ठित बनाना, यानी नैतिकता को ईश्वर के बराबर स्थान देना, नैतिकता को पवित्रता का दर्जा देना, नैतिकता को सुप्रतिष्ठित बनाना, नैतिकता को सर्वव्यापी बनाना। तो उसके कुछ कारण है क्यों बनाना चाहिए, उसको विस्तार से बाबा साहब ने दिया है, बहुत अच्छा विषय है वो। तो पहला कारण है कि जो श्रेष्ठ है उसकी सुरक्षा की सामाजिक आवश्यकता का होना, ये एक कारण है। लेकिन ये क्यों होना चाहिए, उसकी सुरक्षा समाज ने क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बहुत बड़ा बाबा साहब ने इसमें जो उदाहरण दिए, जो लिखे हैं, वो बहुत ही अच्छा दिए। ये एक सेंटेंस हमारे समझ में नहीं आएगा, हम इतना ही पढ़ेंगे कि जो श्रेष्ठ है उसकी सुरक्षा की सामाजिक आवश्यकता का होना, इतना ही पढ़ेंगे तो हमारे समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट फैक्टर द सोशल नीड फॉर प्रोटेक्शन द बेस्ट, तो उसको सुरक्षित क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हो ही नहीं सकता। समाज में कुछ श्रेष्ठ लोग होते हैं, उसको सुरक्षित रखे बगैर धम्म टिक नहीं पाएगा, समाज में अच्छा वातावरण निर्माण नहीं हो पाएगा, समाज में बंधुभाव भाईचारा निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो बेस्ट यानी बुद्ध धर्म की जो आइडियोलॉजी है, बुद्ध धर्म के जो एक मुख्य नीति है, बुद्ध की नीति क्या है? बुद्ध की नीति थी कि बुद्ध हर आदमी के पास में, कोई भी है, हर आदमी के पास में जा नहीं सकता। अपनी विचारधारा गांव तक पहुंचाना है, हर इंसान तक पहुंचाना है, तो वो काम अकेला आदमी नहीं कर पाएगा। ना बाबा साहब न कर पाए, ना बुद्ध कर पाए, किसी को वो हो ही नहीं सकता, किसी से अकेला आदमी ये कर पाए। इसलिए वो क्या करते हैं कि आदर्श निर्माण करते हैं, मॉडल निर्माण करते हो। इस मॉडल को तराशते हैं, उस मॉडल को तैयार करते, इतना तैयार करते मॉडल को कि वो समाज के सामने जाकर के खड़ा भी रहा तो समाज को वो आकर्षित कर सके, समाज से प्यार कर सके, समाज से मैत्री कर सके, ताकि समाज उसको मॉडल के स्वरूप में स्वीकार करे। मैंने किसी को मॉडल करके छोड़ दिया समाज में, लेकिन वो मॉडल मेरे कहने से या मेरे विचारों से वो मॉडल बन गया, लेकिन समाज ने उसको मॉडल करके स्वीकार किया क्या? समाज ने इसको मॉडल करके स्वीकार नहीं किया। बुद्ध क्या चाहते थे कि समाज इसको मॉडल करके समाज स्वीकार करे। समाज इसको स्वीकार करे। अभी जैसे कोई पार्टी के काम चलता है, पार्टी का कार्यकर्ता, तो पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते हैं, इसको सेंटर का प्रभारी बनाते, इसको जिला का प्रभारी बनाते, उसको तालुका का प्रभारी। ये पक्ष ने उसको प्रभारी करके निर्माण किया, पक्ष ने उसको वो पद दिया है, लेकिन समाज ने उसको स्वीकार किया क्या? समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया। मैंने बताया कि ये मेरा मॉडल है, दे तुम्हारे गांव में आएगा,
लोग बोलेंगे ठीक है तुम्हारा मॉडल है वो आने दो, लेकिन समाज उसको स्वीकार करेगा क्या? तो सही बात है, मेन बुद्ध धम्म का यानी ये था कि समाज जिसको स्वीकार करे ऐसा उसका व्यवहार हो, समाज ने उसको स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध ने तो स्वीकार किया उसको, बुद्ध ने मॉडल करके भेज दिया, लेकिन समाज के आदर्श बनो, तुम समाज के मॉडल बनो। जब समाज के मॉडल बनोगे, समाज के तुम आदर्श बनोगे, तो तभी तुम मॉडल के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ये बुद्ध की नीति थी। अगर हमारे पास ऐसे मॉडल रहे, ऐसे आदर्श मॉडल रहे हमारे पास, और ऐसे हमारे पास 100 आदर्श है मॉडल, 100 भी अगर हमारे पास आदर्श है, तो ये 100 जगह जाएंगे। बुद्ध के समय तो हजारों थे, हजारों के संख्या में थे। इसलिए बुद्ध धम्म फला फूला, हर गांव में हर लोगों तक बुद्ध धम्म पहुंचा, क्योंकि बुद्ध के पास में ऐसे हजारों मॉडल थे जो भिक्खु के रूप में काम करते थे। और अगर वो मॉडल ने ठीक से काम नहीं किया तो बुद्ध उसको हटा भी सकते थे, बुद्ध उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते थे। बुद्ध ने जैसे एक बात है कि भिक्षुओं को एक बंधन रखा, तुम जाओ चारिका करो, लोग उस तुमको चारिका देंगे, तुम्हारा उपजीविका तुम्हारी हो जाएंगे। ये क्यों बंधन रखा भिक्षा का जो बंधन रखा? क्योंकि भिक्खु का संबंध उपासक से जुड़ा रहे। उपासक उसको उसकी ये करे कि ये सही में काम कर रहा है क्या नहीं, उसकी जांच कौन करे? बुद्ध जांच नहीं करे, उपासक जांच करे कि ये सही में भिक्षु ठीक है या नहीं है। कई कई ऐसी घटनाएं हुई कि भिक्षु को समाज ने भिक्षा देना बंद कर दिया, अन्नदान करना बंद किया, तो वो चिल्लाने लगा भिक्षु, मैं क्या करूं, अभी मैं भूखा मर जाऊंगा। उस समय कोई होटल की व्यवस्था नहीं थी और दूसरी व्यवस्था नहीं थी। भिक्षु का पूरा जो जीवन है वो समाज के ऊपर ही निर्भर था। तो फिर मीटिंग बैठाई गई और उसमें पूछा गया कि लोग आपको क्यों अन्नदान नहीं करते, भोजन दान क्यों नहीं करते, अन्नदान क्यों नहीं करते, पिंडदान क्यों नहीं करते? तो वो बता नहीं रहा था। फिर लोगों के पास उसकी तहकीकात हुई, लोगों के पास में गए तो लोग बोले इसका आचरण ठीक नहीं, इसलिए हम उसको बंते जी को अपने घर में आने नहीं देते। तो ये दोनों का संबंध है। तो इसका मतलब है जो मॉडल पेश करते हैं तथागत बुद्ध, तो समाज ने उसको स्वीकार करने को ना, समाज के लिए वो मॉडल होना चाहिए, बुद्ध के लिए नहीं है। अभी पार्टी में भी कार्यकर्ता क्या है, जो नेता है काम नहीं करते, वो नेता को खुश करते रहते कि नेता ने अपॉइंटमेंट किया तो नेता को खुश करते रहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेता को खुश करने के लिए आपको थोड़ी भेजा, आपको जो कार्यकर्ता इसलिए भेजा, कार्यकर्ता तो तुम समाज में जाके काम करो, कार्यकर्ता तभी होगा तुम समाज में जाके काम करो और लोगों ने तुमको पसंद करने को ना। लेकिन ये सिस्टम पूरी बंद हो गई, पूरी बंद। अगर नेता को पसंद नहीं है, उसको पैसे नहीं मिले, उसको डोनेशन नहीं मिला, उसको हटा देते, दूसरे को रख देते। वो समाज के लिए कितना काम कर रहा है, समाज के लोग उसको कितना चाहते, ये नहीं देखेगा। वो मेरे से ठीक नहीं चलता है ना, मेरे से ठीक व्यवहार नहीं करता, तो फिर उसको हटा देते। तो ये नहीं है मॉडल जो है समाज में, समाज उसको आदर्श को स्वीकार करे। तो ऐसे आदर्श हमने निर्माण करना चाहिए और ऐसे जो है उसकी एक नैतिकता की नीति तैयार करें। जब तक हम नीति तैयार नहीं करेंगे तब तक
वो आदर्श को पहले पढ़ाओ। नैतिकता का मतलब ही वो है कि समाज से तुम कैसे संबंध रखोगे, समाज से कैसे करुणा भाव रखेंगे, समाज से कैसी मैत्री करोगे, ये कहना यानी ये नैतिकता है। तो ये नैतिकता का पाठ हर कार्यकर्ता को पढ़ाना चाहिए। और ऐसे अगर मॉडल होते गए, ऐसे अगर हमारे पास लोग रहे तो हम आगे बढ़ सकते। तो इसलिए ये जो श्रेष्ठ है, यहाँ पे श्रेष्ठ है, वो नैतिकता का मॉडल है। नैतिकता समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए जो ये है, उसका मॉडल ये श्रेष्ठ है। व्याख्या ये है कि श्रेष्ठ किसको कहना चाहिए? जिस व्यक्ति ने अपना तथा दूसरे दोनों के कल्याण के लिए प्रयास किया है। ऐसे हमें समाज से ऐसे लोग चुनना चाहिए। समाज में या भिक्षु के रूप में हो या फिर श्रमजीवी के रूप में हो या कोई कर्मचारी के रूप में हो, कोई भी रूप में मिल सकते हैं। हर एक क्षेत्र में ऐसे लोग मिल सकते हैं, श्रेष्ठ लोग जो हर एक क्षेत्र में मिल सकते हैं, जो अपना तो कल्याण करते हैं, लेकिन जिसने अपने कल्याण के साथ में दूसरे का कल्याण किए, ऐसे जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनको समाज की आवश्यकता है। समाज को कैसे लोगों की आवश्यकता है? कि जो अपना कल्याण करे और दूसरे का भी कल्याण करने वाले लोग होना। ऐसे जो कल्याण करने वाले लोग, ऐसे कल्याणकारी लोग अगर हमारे पास है, अगर ऐसे लोगों की हम सुरक्षा करते हैं, कैसे लोगों की? सबकी सुरक्षा नहीं, समाज का काम है सबकी सुरक्षा करना नहीं है। समाज किसकी सुरक्षा करेगा? अपनी खुद की सुरक्षा तुम करो। लेकिन समाज की जवाबदारी किसकी सुरक्षा करना है? कि जो समाज का कल्याण करता है, दूसरे लोगों का, अपना खुद का कल्याण तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो खुद का कल्याण करता है और दूसरे का भी कल्याण करता है, ऐसे जो श्रेष्ठ लोग हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोगों की रक्षा होना चाहिए। अभी हमारी कमजोरी कैसी हो गई आज बुद्ध धर्म में, कि बुद्ध के समय, यानी जब बुद्ध धर्म का पतन हुआ, उस समय बुद्ध के समय श्रेष्ठ लोग थे, आदर्श लोग थे, उनकी सुरक्षा भी होती थी, क्योंकि उस समय राजाश्रय था, उनकी सुरक्षा होती थी। लेकिन जब सम्राट अशोक का समय जाने के बाद में हमारे हाथ से राजाश्रय निकल गया, तो राजाश्रय निकलने के बाद में जो हमारे श्रेष्ठ लोग हैं, हमारे आदर्श लोग थे, उनकी सुरक्षा हम कर नहीं पाए। जो हमारे बेस्ट लोग थे, जो आदर्श लोग थे, उनकी कत्ल कर दी गई। यानी उन्होंने क्या किया कि ये जो हमारा मॉडल है, आदर्श और जो बेस्ट यानी श्रेष्ठ हो, ये आदर्श को ही उन्होंने हटाए, कि जिनके ऊपर जवाबदारी दी थी कि समाज का काम करो, समाज का कल्याण करो, जिनके ऊपर जवाबदारी दी, उनको ही खत्म किया उन्होंने। बहुत बड़ा साजिश, उन्होंने बहुत बड़ा दिमाग लगाया, बहुत दिमाग। आज भी उनके नजर में जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आज भी दूसरे को जो गलत काम कर रहे समाज में, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, ना उसको कुछ नहीं तकलीफ होगी। लेकिन जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, वैसे लोगों के ऊपर आज भी हमारे विरोधक की नजर है। जो भी हमारे बुद्ध के विरोधक है, जो बाबा साहब के विरोधक है, आज भी ऐसे लोगों के ऊपर नजर है। और
उनको मालूम है कि ये अकेला आदमी, ये आदर्श है लोगों का, ये लोगों के लिए श्रेष्ठ है, इसके पीछे हजारों आदमी हैं, इस आदमी को खत्म किए तो ऐसा आदमी मिलना दुर्लभ है। साधारण आदमी मिल सकते हैं, लेकिन इस प्रवृत्ति के, इस टाइप के लोग मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसी समाज में समस्या खड़ी कर देते कि तुम्हारे आदर्श है, तुम्हारे मॉडल है, उसको ही खत्म कर देते हैं, तो समाज निराधार हो जाएगा। जब एकाधे युद्ध में उसका सेनापति खत्म किया जाए तो सेना तो उधर उधर भागती है। इसलिए हमारे जो धम्म के इसमें जो प्रमुख जो है, हमारे सेनापति है धम्म के इसमें कौन है? ये जो आदर्श है, जो श्रेष्ठ लोग है, ये हमारे धम्म में आदर्श है, ये हमारे सेनापति हैं। इसके ऊपर पूरा सैन्य है, ये खत्म हो गए तो सब सारा खत्म। हमारे महापुरुषों के बाद में जो लोग निर्माण हुए, अगर हमारे महापुरुष मृत्यु के बाद ऐसे आदर्श और निर्माण होते, ऐसे श्रेष्ठ लोग निर्माण होते, तो समाज का ये हाल नहीं होता। आज समाज के सामने आदर्श नहीं है, समाज के सामने कोई श्रेष्ठ लोग नहीं है, तो आज भी श्रेष्ठ लोग हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? समाज का काम है उसकी जिम्मेदारी लेना। तो वो समाज अगर उसकी जिम्मेदारी लेता है और हमारे समाज में सही में आदर्श और सही में जो बेस्ट लोग रहेंगे, काम करेंगे, तो सही में समाज आगे बढ़ने वाला है।